नमस्कार, मेरा नाम अजीत है और मेरे साथ हैं संजय सिंह जी। संजय सिंह जी एक मध्यवर्ती मालिक के परिवार से हैं। मध्यवर्ती मालिक मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने में जिन्हें लोगों को ज़मीन का पट्टा करने का अधिकार था, जिन्हें रैयत बनाने का अधिकार था, और मध्यवर्ती मालिक जिन्हें भी अपना रैयत बनाया या अपने ज़मीन का पट्टा दिया, आज वह एक वैलिड रैयत है। इनके परदादा वहाँ के तुर्कौलिया के मध्यवर्ती मालिक थे और पूरे चंपारण रेंज में सबसे ज़्यादा जो बातें होती है बेतिया राज की ज़मीन की, तो ये तुर्कौलिया कोठी में ही सबसे अधिक ज़मीन थी। संजय सिंह कई बार से पंचायत समिति सदस्य हैं। इनके पिता आजीवन मुखिया रहे हैं। कहा जाता है कि आज़ाद भारत में एक टर्म छोड़कर बाकी हर समय इनके परिवार से कोई न कोई आदमी मुखिया और समिति रहा है। आज इन लोगों ने इन चंपारण के ज़मीनों को बचाने के लिए, यानी कि जिन लोगों को इनके परिवार ने ज़मीन दिया है मध्यवर्ती मालिक के हैसियत से, आज उन्हें कई तरह के नोटिस दिए जा रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको लेकर इनके साथ साथ तुर्कौलिया और पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण के कई लोग मिलकर किसान मजदूर संघर्ष समिति बनाया है और इन लोगों का एक ही मकसद है कि जो ज़मीन किसानों के पास है और एक वैलिड तरीके से है, जिसे आज के अधिकारी समझ नहीं रहे हैं और बार बार उन्हें नोटिस देके या किसी तरह से मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं, उनकी लड़ाई एक संगठनात्मक तरीके से लड़ा जाए, इसके लिए इन्होंने संगठन बनाया है इन लोगों ने और आज वे इसके अध्यक्ष हैं। तो आज हम संजय सिंह जी से पूछते हैं कि भाई जो अभी नोटिस किए जा रहे हैं या फिर जो बेतिया राज के ज़मीन को एक विधेयक लाकर सरकारी ज़मीन पारित किया गया, आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद कि आपने ऐसे मुद्दे को उठाया है जो जनहित में इस चंपारण के किसानों के हित को साधने वाला है। मैं आपने जो सवाल किया है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि चंपारण बड़ा ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी जगह रहा है। हमारा इतिहास, क्योंकि मैं इतिहास का छात्र हूँ अजीत बाबू, इसलिए इतिहास की चर्चा करने से अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ। यह धरती जो है एक से एक वीर पुतों को जनी है। इस धरती ने लौह कुश को पैदा किया है और उनकी कृति की रचना करने वाले वाल्मीकि को वैश्विक पहचान दी है। इस धरती ने गांधी के गांधीज्म को पैदा किया है। आज यह धरती जो है और यहाँ के किसान जो हैं अपने आप को बड़ा उपेक्षित, आहत महसूस कर रहे हैं, जबकि अभी हुए चुनाव में सरकार को भारी बहुमत हासिल हुई है। किसानों के बीच बड़ी आशा की एक किरण जगी कि जब नई सरकार बनेगी तो यहाँ किसानों की जो समस्या है चंपारण की, इसका निवारण होगा। लेकिन सरकार बनते ही या और इसके पहले भी यहाँ के राजस्व के जो पदाधिकारी हैं मनमाने तरीके से यहाँ के किसानों को अपने लूट का एक साधन समझ लिए, जबकि तुर्कौलिया और आसपास के इलाकों और चंपारण के कई जगहों पर जहाँ बेतिया राज की ज़मीन है, बहुत किसान मेरे यहाँ ऐसे भी हैं जिनके पास केवल और केवल बेतिया राज से जो सेटल हुआ था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बेतिया राज की उत्पत्ति ठाकुरशाही राजवंश के अंत के साथ ही शुरू हो गया था। एक ज़मींदारी छोटी सी बेतिया में शुरू हुई। सुगांव जो पाल डायनेस्टी के पतन के साथ ही बख्तियार खिलजी आए थे और उसके बाद चंपारण अभियान में जब बेतिया एक ज़मींदारी बनी थी, जब उसका उत्कर्ष काल आया, उग्रसेन आए, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ा तो यह 1864-65 आते आते अवनति का काल शुरू हो गया था बेतिया राज का। और बेतिया के जो महाराजा थे वो अपनी खर्चे को भी अपने रेवेन्यू कलेक्शन से पूर्ण नहीं कर रहे थे, जिससे उन पर यहाँ के कोठियों का 14 मुख्य कोठियाँ थी, जिसके अंदर 70 छोटी छोटी और कोठियाँ थी। तो मेरे तुर्कौलिया में, मोतिहारी में, चकिया में बड़ी बड़ी कोठियाँ थी
जिनकी संख्या, और उन्होंने एक संगठन बना के उसको इंग्लैंड की राजधानी लंदन में रजिस्टर्ड करवाया था। तो वैसे ही तुर्कोलिया कोठी के मालिक थे आपको मिस्टर हेनरी हिल। और जब दबाव कोठियों का वसूली के लिए बढ़ने लगा था तो बेतिया राज के जो उस समय के मैनेजर थे, अंग्रेज मैनेजर थे मिस्टर गिब्बन, तो गिब्बन ने इस बात की चर्चा की और राज परिवार से एक समझौता हुआ था। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में एक सेटलमेंट हुआ था 1888-89 में, जिसमें 1 लाख एकड़ के लगभग ज़मीन बेतिया राज अपने 85 लाख कर्जों की अदायगी की खातिर आपको जमींदारी अपनी जमींदारियां 5.5 लाख रेवेन्यू कलेक्शन से उसको सेटल करने के लिए इन कोठियों को बेच दिया था एक प्रकार से। जी 1 लाख एकड़, 1 लाख एकड़ से भी अधिक। और कालांतर में नील की खेतियां जब इन कोठियों द्वारा 1819 जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो जर्मनी में कृत्रिम नील का उत्पादन शुरू हो गया था। और इस बात की चर्चा मैं केवल नहीं कर रहा हूँ, राजेंद्र बाबू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और कई संयोग से आपको संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे, यहाँ के राष्ट्रपति भी हुए थे, और उनका लगाव भी चंपारण की इस धरती से था, खून का रिश्ता था। एक एक चीज़ जानते थे। गांधी के चंपारण आंदोलन के समय भी बढ़ चढ़कर उनकी भूमिका रही थी। और चंपारण की धरती पर जब आए थे गांधी तो इन्हीं नील के किसानों के आपको नेतृत्व से उनको वैश्विक पहचान मिली थी। और गांधी जी ने इस पूरी दुनिया को एक नया विचार दिया था जिसका नाम पड़ा था गांधी जी। और उस धरती पर तुर्कोलिया की जो वह धरती है, यह चंपारण की जो यह धरती है, यहाँ पर जो बेतिया राज ने जो सेटल किया था मिस्टर हेनरी हिल या ऐसे कोठियों को, तो हुआ कालांतर में क्या हुआ कि एक जब देखे कि नील की खेती जब लाभकर नहीं रही तो किसानों को छपरा से, बलिया से, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से, जो आजकल जिला है छपरा, गोपालगंज, सिवान के कई जिलों से खबर देकर वहाँ के किसानों को बुलाया गया था और बंदोबस्ती की गई थी इन मध्यवर्ती जमींदारों के द्वारा। और उनकी जामंदी भी बन गई थी। कई जमींदार तो ऐसे हैं जिनका 1916-17 में जब सर्वे फाइनल हो रहा था उस समय उनका नाम खतियान में अंकित हो गया। उसके बाद भी ज़्यादा करके 1888 के बाद 1920, 21, 22 तक मैक्सिमम ज़मीन इन कोठीदारों द्वारा बंदोबस्त किसानों को कर दी गई थी। और 1937 और 40 तक तो पूर्ण रूप से वे जाने की तैयारी कर लिए थे। तो सरकार भी इस चीज़ को अब समझती है, उनके पदाधिकारी भी राजस्व के समझते हैं। और इन्होंने एक डेडलाइन बनाया था 1/1/1946 कि जिनकी जामंदी 1/1/1946 तक चल रही है उसको टच नहीं किया। मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका मार्वल कह रहा है। मार्वल यह कहता है, और उन्होंने एक अधिसूचना भी लाई थी, एक संकल्प भी जारी किया था। एक आपको 925 11/11/2014 को एक संकल्प बिहार सरकार लाई थी जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि आपको गैर मजरूआ मालिक जमीन या बकास्त जमीन, बकास्त ठेकेदार की मैं बात नहीं करता, बकास्त ठेकेदार तो ठेकेदारों का ही था, लेकिन उसको भी इन लोगों ने बाधित कर दिया है। आज हालत इतनी बदतर है चंपारण के किसानों की कि उनकी बेटियां कुंवारी रह जा रही हैं। वृद्ध घर के युवा अगर बीमार पड़ जाए तो उनके पास कोई साधन नहीं है उनका उचित समुचित इलाज हो। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने को बाध्य हैं, उनकी व्यवस्था को आप शायद जानते ही हैं। तो इन सब हालातों से निजात के लिए हम लोगों ने एक चंपारण किसान मजदूर संघर्ष समिति का गठन किया था। और सौभाग्य से या चंपारण के किसानों ने मुझ पर विश्वास जताया है, मुझे अध्यक्ष बनाया है, और मेरे अन्य भाई भी इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के जो जिला के संगठन में भी कितने किसान हैं? मेरे संगठन से हजारों किसान जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जब अभी किसानों को एक नोटिस भेजा जा रहा है कि बेतिया राज की ज़मीन है, इसको आप खाली कर दीजिए, तो आप लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं? अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नोटिस जो भेजा जा रहा है खुद राजस्व के जो
आपको पदाधिकारी हैं या कर्मचारी जानते हुए नोटिस ऐसे किसानों को भी भेज रहे हैं जो मध्यवर्ती जमींदारों द्वारा उनको भूमि सेटल कर दी गई, केवल परेशानी उत्पन्न करने के लिए और अपनी डिक्टेटोरियल मेंटलिटी को प्रदर्शित करने के लिए कि हम कुछ हैं। वो जनता का सेवक अपने आप को नहीं समझ रहे हैं। उन लोगों की मानसिकता हिटलर की हो गई है और किसानों को दबाकर ही अपने आप को आत्मतुष्ट कर रहे हैं। तो अब इस समस्या के निदान के लिए आप लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग समस्या के निदान के लिए अभी एक पंचायत सरकार भवन, इसकी शुरुआत तुर्कोलिया की धरती से ही हो, क्योंकि उन लोगों ने तुर्कोलिया में ही ज़्यादा ज़मीन बेतिया राज की है। तो कल हम लोग एक बैठक किए थे, उसमें माझार के किसान जिनको मिस्टर हेनरी हिल एकदम खतियान पर भी दर्ज है, मध्यवर्ती मालिक दरमियानी हकदार मिस्टर हेनरी हिल कंपनी लिमिटेड तुर्कोलिया कोठी खेवट में भी दर्ज है। वैसे ज़मीन पर उन लोगों ने नोटिस किया है और पंचायत सरकार भवन बनाने की बात करी है। जिला पदाधिकारी को भी गुमराह करने का काम किया गया है। मैं और हमारे संगठन, मैं और हमारे जितने भी साथी, हम लोग सभी लोग कल बैठे थे और पदाधिकारियों से ऐसे मौखिक रूप से भी बात हो रही है कि भाई आप लोग ये क्या कर रहे हैं, ये तो आपकी ज़मीन है नहीं। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो हम लोगों को बुलाइए। डीएम साहब से एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, बात भी हुई, लेकिन मुझे तो लगता है खुद डीएम साहब ने 1 सप्ताह का समय हम लोगों को दिया कि हमको थोड़ा समझ लेने दीजिए। तो उनको समझाने का काम जो एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी है, हम लोग जैसा करें, यह बड़ा ही दुखद विषय है। हम लोग साधारण किसान हैं और उन लोगों ने एक हर्ता को पास करके, और उसमें भी भारतीय प्रशासनिक सेवा एक सबसे बड़ी हर्ता को पास करके कोई वहाँ जाता है, तो उनको किसानों की इन समस्याओं को निश्चित तौर पर सुनना और समझना चाहिए, जिससे ये जो भय का माहौल जो पैदा हुआ है, हाँ एकदम भय का माहौल पूरे चंपारण की धरती पर और जहाँ जहाँ बेतिया राज की ज़मीन है वहाँ पर, इससे जनता को, किसानों को निजात दिलाने का प्रयास करना चाहिए। मैं बिहार सरकार के आपको राजस्व मंत्री से भी आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वो भी इन समस्याओं के निवारण के लिए कमेटी गठित करें। और क्योंकि उन्होंने स्पष्ट, मैं बता देना चाहता हूं कि उन लोगों का जो 11/11/2014 को जो संकल्प पत्र उन्होंने जारी किया है, उसमें स्पष्ट कहा है कि अगर 30 वर्षों की जमाबंदी अगर चल रही है तो इन चीज़ों को अपने पदाधिकारियों के माध्यम से, अपने कर्मियों के माध्यम से बिहार सरकार क्यों नहीं सर्वे करा लेती है कि किसका जमाबंदी 30 वर्षों से अधिक से चल रहा है, उसको ही वह सही माने। अपने संकल्पों के द्वारा जब आप कह रहे हैं कि 30 वर्षों से जमाबंदी चल रही है, उसको माना जाएगा कि यह रैयती भूमि है। और एक सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला 55 वर्षों का आया है कि 55 वर्षों से अधिक, वो तो सब है, वो हम लोग सब जान रहे हैं, किसान भी जान रहे हैं कि 55 साल से अधिक कैदी जमाबंदी है तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। सारे कानूनविद कह रहे हैं कि मध्यवर्ती मालिक ने जिसको भी ज़मीन सेटल किया है वो बिल्कुल वैलिड है, उसको आप नहीं हटा सकते हैं। बावजूद आप ही कह रहे हैं कि आप ही के प्रखंड में यदि वैसी ज़मीन पर पंचायत सरकार भवन बनाने की बात यदि हो रही है और उसके लिए वो ज़मीन चिन्हित हो गया है, यदि सरकार वहाँ पंचायत सरकार भवन बनाती है तो क्या होगा? तो वहाँ 8 फरवरी को हम लोग एक बैठक कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्व के पदाधिकारी हमारी बातों को सुनेंगे। और हम लोग अगर नहीं सुनेंगे तो शांतिपूर्ण और कानून सम्मत तरीके से, कानून को आपको, कानून के जो रक्षक हैं उच्च न्यायालय पटना है, सुप्रीम कोर्ट है, हम लोग उसका दरवाज़ा खटखटाने का काम करेंगे और धरातल पर हम लोग बैठ के वहाँ आमरण अनशन भी शुरू करेंगे। क्योंकि ऐसे तुगलकी फरमान को मानना अपने अधिकार को छोड़ देने के बराबर होगा। ये कहीं से उचित नहीं है कि किसी किसान की जमीन। क्या अधिकारी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि उन्हीं की सरकार ने 2014 में एक संकल्प जारी करती है नीतीश कुमार की सरकार और कहती है कि जो रैयत है जिनका 1/46 के रिटर्न में जिनका नाम अंकित है, या फिर जो 30 बरस से ज़्यादा का जिनका जमाबंदी है, ये सारे चीज़ सरकार कह रही है अजीत बाबू, और उसी के अधिकारी उसको नहीं मान रहे हैं। अजीत बाबू देखिए, इसमें दूसरा खेल है, या फिर ऐसा है कि यहाँ के किसान या यहाँ के संगठन अधिकारियों को समझा नहीं पा रहे हैं। अभी समझाने की बात तो है, वो सभी मैक्सिमम पदाधिकारी इन बातों को समझ रहे हैं कि यह कानून जो बना है यह असंवैधानिक,
वह एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जब 55 वर्ष का फैसला दे चुकी है और आप राज्य सूची के तहत इस कानून को राज्य ने बनाया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर राज्य का कानून नहीं। और दूसरी बात है कि सभी पदाधिकारी इन बातों को समझ रहे हैं। केवल परेशानी उत्पन्न करने के लिए परेशान किसान हो, और कुछ पदाधिकारी इसका आर्थिक लाभ भी ले रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी देखिए। अभी जितना भी निगरानी का, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखिए, रोज़ खबरें प्रकाशित हो रही हैं और इसमें सीधे सीधे आपको जहाँ भी निगरानी का छापा पड़ रहा है, निश्चित रूप से सूचक जहाँ सूचना कर रहे हैं कि राजस्व कर्मचारी अंचलाधिकारी अमुक हमसे घूस मांग रहा है, तो वहाँ जैसे छापा पड़ रहा है वहाँ वो पकड़े जा रहे हैं रुपया पैसा लेते हुए। अभी साहेबगंज में, अभी आरा में, कई जगहों पर, मैं नाम लूँ तो थक जाऊँगा, अभी 10, 12, 15 जगह इधर इस महीने में ऐसी कार्रवाई हुई है जो जीता जागता उदाहरण है राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का। अच्छा, और इसको रोकने में सरकार हमको लगता है सफल हो रही है। एक चीज़ बताइए, जो जमींदारों ने रिटर्न फाइल किया है 1146 को, 56 को, 1146 का जो रिटर्न है जो 56 में, 56 में फाइल हुआ था, क्या इसकी सूची कहाँ कहाँ उपलब्ध है यदि किसी किसान को न मिले? क्योंकि अंचल तो दे नहीं रहा है। देखिए बता रहे हैं कस्टोडियन, क्योंकि आप मध्यवर्ती मालिक परिवार से हैं, तो शायद आपको मालूम हो कि उसके अलावा भी ये कहाँ है। ये तो बात हमारे जिला पदाधिकारी जो हैं राजस्व के इस जिले के मुख्य हैं, तो चंपारण के ये दोनों जिला पदाधिकारी जो हैं ये बताएंगे कि रिटर्न की कॉपी क्यों जिले में नहीं है। जिले में नहीं है? जिले में नहीं है। अब बताइए, अंचल है, जिले में नहीं है। अब बहुत रिविजनल सर्वे फिर कहाँ से मिलेगा? सरकार 1956 में बहुत जमींदारों के जमीन का आपको रिटर्न के बाद फिर सत्यापन करवाया था कि जमीन दखल कब्जे में उस रैयत के है कि नहीं है। आज रिविजनल सर्वे जो हुआ था चंपारण की धरती पर हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था, तो ये आज आप ऑनलाइन करने की बात हुई थी। हमारे मंत्री महोदय ने काफ़ी सकारात्मक प्रयास किया, लेकिन आज भी वो राजस्व के पदाधिकारी अगर आप ऑनलाइन हमें दे दें रिविजनल सर्वे की कॉपी, तो नहीं, बड़ा आश्चर्यजनक बात। मैं नहीं पूछाऊँ कि आज यदि किसान चाहें कि एक 46 वाली जो लिस्ट है जो जमींदारों ने 56 में सौंपा है अपने यहाँ, वो यदि कोई किसान यदि चाहे प्राप्त करना, वो कहाँ से प्राप्त करेगा? इसीलिए मैं आपको कहा हूँ कि वहाँ जिला का जो आपको अभिलेखागार है निश्चित तौर पर वहाँ होना चाहिए। तो फिर इसके संरक्षक तो अंचल में अंचलाधिकारी हैं और जिले में जिला पदाधिकारी, कलेक्टर साहब। दोनों जगह नहीं मिलता है, दोनों जगह नहीं मिल रहा है, तो इसका जवाब अब हम कैसे दे सकते हैं? वो जवाब तो अलग चीज है। नहीं अजीत बाबू, यह आश्चर्यजनक बात है, मिलना ही चाहिए, उनके पास मिलना ही चाहिए। मैं जो जानना चाह रहा हूँ कि यदि किसी भी तरह से अंचल या जिलाधिकारी के यहाँ से नहीं मिला, और मान लीजिए जिसके मुजवानी हुक्मनामा से जमीन प्राप्त है वह आज प्रूफ करना चाहे, तो उसको तो यह सूची जरूरी है। और ये सूची देखिए मैं बता रहा हूँ, क्या बेतिया राज में मिलेगा? बेतिया राज में देखिए बताते हैं, रिटर्न की कॉपी तो निश्चित तौर पर एक होगी ही बेतिया राज में, बेतिया राज की जो ज़मीनें थी, लेकिन बहुत मध्यवर्ती जमींदारों ने जो रिटर्न दिया था सरकार को, और उस रिटर्न के आधार पर ही बाद में 9/9/70 को बिहार सरकार ने बहुत जमींदारों पर सीलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की थी, रिटर्न लिया था, और उसके बाद उन्होंने अधिशेष ज़मीनों को घोषित कर गरीबों को बांट दिया था। दो सरकार और सरकार के जो राजस्व के जो जिले के पदाधिकारी हैं या आपको अंचल के पदाधिकारी हैं, अंचल के अभिलेखों में भारी गड़बड़ी की गई, कई जामबंदी के पन्ने को फाड़ दिया गया है। और ऑनलाइन करने की जब बात हो रही है तो ऑनलाइन करने में भी भारी गड़बड़ी है। मेरा नाम अलग, मेरे पिता का नाम अलग, मेरा खाता जीरो, मेरा खेसरा जीरो। तो इन सब तमाशे के जड़ में केवल और केवल आर्थिक अपराध छुपा हुआ है, और इससे किसानों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये जो रजिस्टर 2 की आपने बात किया, मुझे मालूम है कि अंचल में बहुत रजिस्टर 2 की प्रतियां फाड़ दिया गया है या फट गया है, तो आज वो ऑनलाइन हुआ नहीं जो प्रति फट गया है, और जिसका उस पन्ने पर जमाबंदी होगा आज वो क्या करेगा? अब बताइए
कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड्स कर रहे हैं कि आप उनको दूसरे माध्यम से आप साबित करें किसानों को। यह कहा जा रहा है कि आप बताइए, अब बताइए, जो किसान अगर अनपढ़ हैं, गंवार हैं, आज किसानों की हालत यह है कि अपनी घर की उनकी माली हालत इतनी ख़राब हो गई है, कृषि इतना अलाभकर हो गया है, दूसरे देशों में उनको काफ़ी भारी मात्रा में अनुदान दिया जा रहा है, और उनके इस देश की हालत और इस राज्य की हालत और यहाँ चंपारण की हालत इतनी बदतर है कि यहाँ उनको जो उपज धान गेहूँ से या अन्य फसलों से मिल रहा है उसको तो यही राजस्व के अधिकारी हम भटक रहे हैं। हम सिर्फ इस पे हम सीमित रहना चाह रहे हैं कि बेतिया राज कह के या बेतिया राज की ज़मीन बता के जो किसानों को परेशान किया जा रहा है उसकी निजात दिलाने के लिए आपके और आपके संगठन के बाद पास क्या रोड मैप है, क्या प्लान है? देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण अहिंसक तरीके से इन राजस्व के पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को रास्ते पर लाने के लिए जो भी अहिंसक आंदोलन होगा हम लोग करेंगे। अगर इन लोगों की निद्रा जो है भंग नहीं हुई और इसी तरीके से ये लोग किसानों के साथ करते रहे तो हम लोग उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो ऊपर भी हम लोग जाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे एक मध्यवर्ती मालिक परिवार से एक व्यक्ति संजय सिंह जी, जिन्होंने आज किसानों की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आया है। एक संगठन बनाया है इन लोगों ने और इस संगठन से बड़ी तेज़ी से किसान जुड़े रहे हैं। अब यह देखना है आने वाले समय में कि इनका संगठन इन किसानों की लड़ाई कैसे लड़ता है, कितना कारगर रहता है और किसानों को कितना न्याय मिलता है। फ़िलहाल यहीं हम रुकते हैं और फिर किसी अन्य मेहमान, किसी अन्य विशेषज्ञ से हम इस मुद्दे पर फिर से एक नया टॉपिक और नई जानकारी लेके आप सभी के सामने आएंगे।